सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। और ये जो आज का ये पेपर है ये हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑल इंडिया में जहाँ भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई हों और जिसमें संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हों और आगे भी टीईटी में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन सारे के सारे पेपर्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। प्रतिदिन एक पेपर के जितने भी उसमें क्वेश्चन संस्कृत के होते हैं वो लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपना ये चैनल अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुँच जाए। चलिए पहले ही प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। दिया हुआ है शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन में दिया है जश प्रत्यय, क प्रत्यय, ता प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध पद में जो ता प्रत्यय दिया हुआ है तीसरे नंबर पर ये होता है, ये सही रहेगा। क्योंकि क्तवतु निष्ठा आपने पढ़ा होगा। ता और क्तवतु जो प्रत्यय होते हैं इन्हें निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहते हैं। और ता और क्तवतु जो प्रत्यय होता है किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराते हैं, ये इसलिए निष्ठा संज्ञक हैं। जैसे भुज प्लस क्ता क्या बनेगा, भुक्तम। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे। आगे चलते हैं। एक और थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन आपको ध्यान देना है। जिन्होंने संस्कृत पहली बार पढ़ी है या फिर केवल टीईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। प्रथमो भागः में प्रथम शब्द के रा को ऊ करने वाला सूत्र है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि रा तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन सा को रा फिर ऊ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है प्रश्न, कौन सा सूत्र है वो। तो हसी च सूत्र है ये। प्रथमो भाग हमें जो प्रथम शब्द के रा को ऊ करने वाला है ये हसी च है। सा के स्थान पर रा के पूर्व यदि ह्रस्व आकार आए, आ आए, तो उसके बाद ह्रस्व आ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आए तो रा को ड हो जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। ये हो ही चुका है शुद्ध। तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है। बताना है आपको। तत् शब्द तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको इसके रूप चला के भी बता देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब फाइनल ईयर में था, मुझे बीएड का एंट्रेंस देना था, उस टाइम पर मैंने ये सारे रूप याद किए थे। उसके पहले याद तो थे, लेकिन कुछ आसान से रूप जो हमेशा पूछे जाते हैं वो याद किए थे। लेकिन इसके बाद फिर मैंने सारे के सारे रूप याद किए थे। तो आप कोई भी पूछ ले मुझसे, किसी भी उसका शब्द रूप पूछ, लगभग बहुत सारे याद किए थे। और वर्ग 1 की जब तैयारी की थी तो उस टाइम पर तो बहुत सारे। जैसे यहाँ पर तत् शब्द पूछा है तो तत् के कैसे चलेंगे। सा ते ताह ताम ते ताह तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयो तासाम तस्याम तयोः तासु। और जब हम लोग याद करते थे तो हमारे सर अलग टाइप से याद कराते थे थोड़ा, और वो गा कर के भी पढ़ाते थे। तो हम लोग याद कैसे करते थे। सा ते ताह प्रथमा, ताम ते ताह द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासाम षष्ठी, तस्याम तयोः तासु सप्तमी। तो इस प्रकार से गाकर के उस टाइम पर याद करते थे हम लोग। तो यहाँ तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप बताना था आपको, सही क्या रहेगा। तो बी नंबर वाला जो दिया हुआ है तस्यै, इसी प्रकार से तस्मै भी होता है, तस्यै भी होता है, चतुर्थी में ही चलते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आजकल क्या होता है कि रेखांकित पद वाले प्रश्न देते हैं कि रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है, रेखांकित पद में कौन सा ये है, कौन सा वो है। तो इस प्रकार से तो आपको अब ऐसे सामान्य से नहीं मिलेंगे। जैसे कि विलोम शब्द भी है तो विलोम शब्द में भी रेखांकित पद बोल देंगे कि ये मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर जो वाक्य दिए हैं उनको फिर वो करने को बोलते हैं। दिया है संसारे नेके महांतो राजानः समभुवन में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। षष्ठी है, प्रथमा है, तृतीया है या पंचमी है। संसारे नेके महांतो राजानः समभुवन में जो राजानः पद है, यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा है आपको दिख नहीं रहा होगा, राजानः है रेखांकित पद।
तो इसमें विभक्ति बताना है आपको, कौन सी विभक्ति होगी। मैं आपको रूप चला के बता देता हूँ। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः द्वितीया। तो यहाँ पर शब्द कौन सा था, राजानः, और ये प्रथमा विभक्ति का ही रूप बन रहा है। तो सीधा सीधा अपन यहाँ जो प्रथमा दिया है, पहला वाला बी नंबर वाला, ये चयन करेंगे, प्रथमा विभक्ति। आगे चलते हैं। महांतो राजानः में रेखांकित पद में कौन सा समास। देखिए यहाँ पर भी वही रेखांकित वाला दे दिया है। तो यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है, महान शब्द को रेखांकित किया गया है। महांतो शब्द दिया हुआ है ना, तो महांतो में प्रत्यय बताना है। सस प्रत्यय, गश प्रत्यय, अम प्रत्यय और जस प्रत्यय। तो महांतो राजा में जो रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, जश प्रत्यय है। इसका अर्थ क्या होता है, महान राजा, ये होता है। आगे दिया हुआ है, राजा शब्द को ही पहले रेखांकित कर दिया है। राजा यावद्राज सिंहासन मधिराजते में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। रेखांकित शब्द की संज्ञा यहाँ पर आपको बताना है। सही क्या रहेगा, प्रातिपदिक है, पद है, सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। सही क्या रहेगा, तो जो राजा यावद्राज सिंहासन मधिराजते में रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है, प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मतलब प्रथम विभक्ति का प्रयोग केवल प्रातिपदिक अवस्था में शब्द का अर्थ बतलाने के लिए, केवल लिंग बतलाने के लिए, अथवा ये कहें कि केवल परिभाषा बतलाने के लिए होता है। तो सही क्या रहेगा, यहाँ पर जो पहले नंबर वाला दिया है ये रहेगा सही। मैंने आपको सूत्र बता ही दिया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए आगे दिया हुआ है, महत् शब्द के संबोधन में एक वचन का रूप है। तो महत् शब्द के संबोधन में एक वचन का रूप क्या बनेगा, हे महान, हे महत्, हे महन या हे महानतः, क्या बनेगा। तो देखिए रूप कैसे चलते हैं। हे ध्यान से बता देता हूँ आपको, हे महान, हे महानतौ, हे महानतः, हे महंत, हे महानतम, हे महानतौ, हे महतः। इसी प्रकार से जो संबोधन रहेगा वो हे महन, हे महानतौ, हे महानतः चलेगा। तो यहाँ पर जो बी नंबर सी नंबर पर दिया हुआ है, ये बी पर तो महत है, तो महत तो गलत हो जाएगा, ये नहीं, लेकिन महन जहाँ पर है महन, ये रहेगा सही, सी नंबर वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लभ्यन्ते, लभ्यन्ते पद में धातु से विशेषण प्रत्यय किया गया है। सप प्रत्यय किया गया है, यक प्रत्यय किया गया है, श्यन प्रत्यय किया गया है, या फिर क्यच प्रत्यय किया गया है। तो लभ्यन्ते पद दिया हुआ है, ध्यान से आपको देखना है। पहले तो लभ्यन्ते कहाँ पर चलता है, फिर उसके प्रत्यय के बारे में सोचना है। तो लभ्यन्ते पद कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर लभ धातु और यक प्रत्यय। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बी नंबर वाला, ये रहेगा सही, लभ्यन्ते बनेगा। आगे ज्ञायन्ते, यहाँ पर वही बिल्कुल सेम प्रश्न है, ज्ञायन्ते भी दिया हुआ है। ज्ञायन्ते कैसे चलेगा, तो ज्ञायन्ते में आपको प्रत्यय बताना है। झा दिया है, झी दिया है, ते दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञायन्ते पद एक तो झा प्रत्यय है, यहाँ पर झ, ज्ञा धातु से, ज्ञायन्ते में धातु कौन सी है, ज्ञा, और प्रत्यय कौन सा लगेगा, झा। ज्ञा धातु से झा प्रत्यय के होने पर ज्ञायन्ते शब्द की निष्पत्ति होती है। तो झा रहेगा जो ए नंबर पर दिया हुआ है, सही उत्तर। चलिए दिया हुआ है आगे, रिवर्ण का उच्चारण स्थान है। रिवर्ण का उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताना है। दंत दिया है, कंठ दिया है, ओष्ठ दिया है और मूर्धा दी है। तो आप लोगों ने सूत्र याद किए होंगे उच्चारण स्थानों के। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मतलब कौन कौन से वर्ण आते हैं, रिवर्ण, ट वर्ग, इसके अलावा रा, शा और ण। तो इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और दंत किनका है, तो लृतु लसानाम दंताः, मतलब लिवर्ण, तवर्ग के अक्षर ता था, दा धा ना और सा, इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है, दंत से होता है। और कंठ दिया है ऑप्शन में, तो कंठ से किनका होता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अवर्ण हो गया, का से कवर्ग हो गया, का, खा, गा, घा, इंगा और विसर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
ऋतुरसाणाम मूर्धा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? तो ध्यान से, कृष्ण प्लस एकत्वम बनेगा इसका। कृष्ण प्लस एकत्वम मतलब देखते ही समझ में आता है कि वृद्धि संधि है, जो वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो सूत्र कौन सा होगा? ए नंबर पर जो वृद्धि रेची सूत्र दिया हुआ है ये, और आपको सूत्र याद कर लेने हैं। जिस संधि का जो सूत्र है वो आपको याद करना है कि इस संधि में ये सूत्र लगता है। आप सूत्र याद नहीं करेंगे और परीक्षा में वही पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है तत्पुरुषः पद में कौन सा समास होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है कर्मधारय, दूसरा दिया है षष्ठी तत्पुरुष, तीसरा दिया है बहुब्रीहि और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको ये तत्पुरुषः एक शब्द दिया हुआ है, समास नहीं आपको यहाँ समझना है। तत्पुरुषः स्वयं एक शब्द है और इसका आपको समास करना है। तो तत्पुरुषः पद जो है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष का आशय आपको बता दूं तो यही है कि तत् मतलब होता है उसका और पुरुषः मतलब होता है पुरुष। तो उसका पुरुष मतलब यहाँ पर का जो आता है इसके बीच में, तो का कारक का ये कहें कि चिन्ह का लोप हुआ है। और उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः मतलब तत्पुरुष समास के अंतिम पद, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। समासांत पद का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। तो षष्ठी तत्पुरुष में पहला पद षष्ठी विभक्ति का होता है। यहाँ पर जो सही रहेगा कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। आगे चलते हैं। मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ध्यान रखना आप लोग, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सूत्र दे दिया सीधा सीधा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। मोक्षे इच्छास्ति, तो मोक्षे इच्छास्ति आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे यस्य च भावे भावलक्षणम या षष्ठी च नादरे। तो मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा हुई है मतलब, और इसका सूत्र कौन सा है? आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम सूत्र से हुई है। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ए नंबर वाला जो दिया हुआ है आधारोधिकरणम, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। विद्वस् शब्द दिया हुआ है। विद्वस् शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? विदुषः होगा, विद्वद्भिः होगा, विदुषे होगा या विदुषा होगा? क्या रहेगा? विद्वस् शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या चलेगा? तो पहले तो आपको विद्वत् शब्द के रूप आपको चला के बता देता हूँ। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। इसी प्रकार से तृतीया के कैसे चलेंगे? विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। ध्यान से यहाँ पर एक वचन बताना है, क्या रहेगा? विदुषा रहेगा एक वचन। क्या? विदुषा। तो जो डी नंबर वाला दिया हुआ है विदुषा, ये रहेगा सही, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अंतरा त्वाम माम हरि। अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण है? बताना है आपको। अंतरा का अर्थ यहाँ पर छोड़कर भी अपन लगा सकते हैं, विषय के बिना भी लगा सकते हैं, विषय में बिना, या फिर छोड़ करके भी लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं अंतरा का कभी कभी। बताना है लेकिन आपको यहाँ पर अंतरा माम त्वाम माम हरि अंतरांतरण युक्ते कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो सही क्या रहेगा? जो पहले नंबर वाला दिया हुआ है अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से होता है। और इसके अनुसार अंतरा मतलब होता है बीच में और अंतरेण मतलब होता है विषय के बिना या फिर छोड़ करके। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं, जिस शब्द के संबंध में क्या होता है? प्रयुक्त हो, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा त्वाम माम हरि, ये तो ये वाला जो सूत्र है ये रहेगा सूत्र इसका पहला नंबर वाला ही सही रहेगा ऑप्शन। आगे, अकार के कितने भेद हैं? जो अवर्ण होता है अकार, इसके कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में दिया है 12, दूसरा दिया है 18, तीसरा दिया है 10 और चौथा दिया है 2। तो अकार के कुल 18 भेद माने गए हैं।
आकार ह्रस्व है, इसके कुल 18 भेद वर्णित किए गए हैं। और वैसे ही संस्कृत में स्वर के मूलतः 13 भेद किए गए हैं। स्वरों को अच भी कहते हैं। लृ वर्ण के बारे में भी स्पष्ट संकेत मिलता है, क्योंकि इस वर्ण का कोई दीर्घ नहीं है। तो अवर्ण के जो भेद हैं वो कुल कितने हैं? 18 भेद माने गए हैं। बी नंबर वाला रहेगा सही। आगे और भी प्रश्न दिए हुए हैं, अंतिम प्रश्न होगा ये इसके बाद वाला। हाँ, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? अंतिम प्रश्न है ये। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? लकार व हकार की, मतलब ला की और हा की, रा की और ला की, णा की और हा की, का की और हा की। तो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें णकार और हकार जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये, तो णा की और हा की, इन वर्णों की आवृत्ति हुई है 2 बार। तो जो तीसरा नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा सही। आज थोड़ी सा गला बैठा हुआ था, इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बार बार शब्द भी थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो इसी प्रकार से आप लोग अन्य पेपर्स भी लगाएं। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप मध्य प्रदेश वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जो सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको पूरा करने की कोशिश करें। और जो विद्यार्थी HTET की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे HTET के पेपर लगा लें। जितने भी उत्तराखंड TGT PGT हुई हो वो, या फिर हरियाणा जो HTET है हरियाणा की, उसके भी लगा लें, UK के भी लगा लें, मतलब उत्तराखंड वाली TET के भी लगा लें। आसपास के जितने भी, ये कहें कि यूपी TET के भी आप लोग सारे क्वेश्चंस लगा लें। और CTET के तो लगाना ही है। और MP में तो होती नहीं है ज़्यादा परीक्षा, क्योंकि 2011 में हुई थी, तो उस टाइम से अब बहुत टाइम हो गया है। तो आप इन परीक्षाओं के ज़्यादा पेपर लगाएं। कोई ज़्यादा पेपर नहीं होंगे, मुश्किल से 10-12 पेपर ही होंगे, तो आप लोग वो लगा लें तो अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। CTET हुई है लगातार, वर्ष में 2 बार भी हुई है, तो उनके भी सारे पेपर्स लगा लें तो और भी अच्छा अभ्यास रहेगा। और मुझे विश्वास है कि पेडागोजी में तो अधिकतर रिपीटेशन ही है। ये क्वेश्चंस तो चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे प्रश्न वही के वही होते हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में लड़के जो होशियार लड़के होते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में निकलते ही रहते हैं। तो आपका भी नंबर उसी लिस्ट में होगा। आराम से आप लोग तैयारी करते रहें, एक न एक परीक्षा में आप लोग जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।